हेलो गाइस। आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सोवियत संघ का विघटन। देखिए, सोवियत गणराज्य में चल रही संघर्ष ने एक नया विघटन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विघटन यानी कि टूट गया वो। गणराज्यों के संघर्ष से सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई, यानी जो उसकी केंद्रीय सत्ता थी ना वो कमज़ोर हो गई थी और सोवियत संघ टूट गया था, ब्रेक हो गया था। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि कब टूटा था, यानी इसका विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 में। ठीक है। देखिए, विघटन का मतलब होता है टूटना, जिससे क्या हुआ था, केंद्रीय जो सत्ता थी सोवियत संघ की वो हो गई थी दुर्बल। और ये कब टूटा था? 25 दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो गया था। अब ये आगे अच्छे से याद रखिएगा, जो सोवियत संघ है 15 गणराज्यों को मिलाकर एक संघ बना है, बहुराष्ट्रीय राज्य का। ठीक है। और इसमें 12 गणराज्यों ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना की। मतलब ये बेसिकली 15 गणराज्यों का संगठन था, जिसमें से जो 12 राज्य थे वो स्वतंत्र राज्य बन गए थे, CIS। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल भी कहते हैं इसे। यानी टोटल कितने थे? 15। और उसमें से 12 कैसे थे? जो कि खुद ही इंडिपेंडेंट थे, यानी स्वतंत्र थे। और 3 थे बाल्टिक गणराज्य। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि इसमें शामिल नहीं हुए थे। लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये 3 राज्य इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है गाइज। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारण। मतलब सोवियत संघ विघटित क्यों हुआ था। बेसिकली ये विघटित क्यों हुआ था? क्योंकि ये नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, यानी नागरिकों की इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर पा रहा था। और नेक्स्ट क्या था? सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही शिकंजा, यानी नौकरशाही शिकंजा हो गया था इस पे। और कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, यानी कम्युनिस्ट पार्टी इस पर क्या करती थी? अंकुश करने की कोशिश कर रही थी, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। और संसाधनों पर अधिकतम उपयोग, परमाणु हथियारों पर जितने भी संसाधन हैं उसका जनरली यूज़ किस लिए किया जा रहा था? परमाणु हथियारों को बनाने के लिए किया जा रहा था। और नेक्स्ट क्या था? ये पश्चिमी प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी जो देशों के मुकाबले ये पीछे था। और पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना, यानी ये जनता के प्रति जवाब नहीं देता था। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या क्या थे। एक तो ये अपने नागरिकों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी इस पर क्या करती थी? अपना अंकुश लगाती थी, कंट्रोल करती थी। संसाधनों का जितना भी प्रयोग था वो परमाणु हथियारों पर कर रहा था। और प्रौद्योगिकी यानी कि कारखाने वगैरह, टेक्नोलॉजी, इन सब में वो पीछे रह गया था पश्चिमी देश यानी अमेरिका वगैरह से। और जो पार्टी थी वो जनता के लिए जवाब नहीं दे पा रही थी। ठीक है, इस वजह से ये हो गया था विघटित। अब देखिए इसके परिणाम क्या क्या हुए, ये अच्छे से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या क्या हुए। देखिए, दूसरी दुनिया का पतन हो गया। ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ। अब देखिए, पहले 2 महाशक्तियाँ थी, एक तो अमेरिका थी, अब सोवियत संघ थी। लेकिन अब कौन सी शक्ति हो गई? अमेरिकी। और हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, यानी जो भी लोग पहले हथियारों से कंपटीशन करते थे वो खत्म हो गया। इसके अलावा 15 नए देशों का उदय हुआ। ठीक है, 15 नए नए देश बन गए थे। और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई थी, यानी ये ताकतवर देशों की सलाह करती थी। सलाहकार यानी कि उन्हें एडवाइस देती थी। इसके अलावा क्या था? रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना था। मतलब मेन अब कौन सा है? रूस। और विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए थे, यानी शक्ति के लिए जो जो संबंध थे वो धीरे धीरे क्या हो गए थे? चेंज हो गए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। अब इसमें पीछे भी पढ़ा है ना, शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। अब देखिए, शॉक थेरेपी वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना।
इसमें क्या था गाइस, साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर संक्रमण के मॉडल को अपनाने को कहा गया। ठीक है, देखिए क्या हुआ, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले किसी को जख्म दो और उसके बाद उसका क्या करो, उपचार करो। तो इसमें क्या था कि जो भी संघ के गणराज्य थे, अभी हमने पढ़ा ना, इसमें से जो मेन गणराज्य था वो था रूस। इन लोगों को बोला गया, इन लोगों को क्या बोला गया कि पहले ये लोग कौन सा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, इनके द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, रूल्स बनाए गए हैं, उसमें साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर पूंजीवादी मॉडल को अपनाया जाए। साम्यवादी मैंने आपको पहले ही बताया था, साम्यवादी यानी सरकार के हाथ में कंट्रोल होता है। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो है आप लोग साम्यवादी यानी ये सरकारी कंट्रोल से लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे करो, निजी हाथों में कंट्रोल करवाओ अपनी अर्थव्यवस्था को, ऐसे मॉडल को अपनाओ जिसमें पूंजीवाद हो। और किसके सलाह को मानो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह को मानो और विश्व बैंक की सलाह को मानो। इसी मॉडल को कहा जाता है शॉक थेरेपी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब क्या है कि शॉक थेरेपी में क्या किया गया, निजीकरण को प्रमोट किया गया। ठीक है, और व्यावसायिक ढांचे को तुरंत अपनाने की बात की गई कि निजीकरण यानी कि निजी क्षेत्रों में को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, सार्वजनिक क्षेत्र को इम्पोर्टेंस मत दो। ठीक है, ये किया गया। और ये बोला गया पूंजीवादी पद्धति से ही खेती करो आप, मतलब पूंजीवादी पद्धति से खेती करो। ठीक है, अब देखिए शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या क्या थी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, आपको पता ही है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट निजीकरण, निजी स्वामित्व, निजी फार्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सामूहिक फार्म को किस में बदल गया, निजी फार्म में। पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लग गई। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। मुक्त व्यापार यानी देशों के मतलब एक देश से दूसरे देश में हम इजीली व्यापार कर सकते हैं। अब इजीली हम व्यापार करेंगे तो मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता भी होगी। इसके अलावा पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव करना, यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था को और देशों के साथ हमें जोड़ना है। ठीक है, अब ये देखिए अच्छे से, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या क्या हुए। शॉक थेरेपी के परिणाम हुए, औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। ठीक है, रूस का जो भी औद्योगिक ढांचा था वो बिल्कुल ही चरमरा गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई, जो रूस की मुद्रा थी वो उसमें क्या आई, गिरावट आई। और उसके बाद समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई। समाज कल्याण की जो पहले वो था ना साम्यवादी, जिसमें सरकार देखती थी समाज कल्याण को, ध्यान देती थी, लेकिन अब पूंजीवाद है तो उसमें तो सब प्राइवेट सेक्टर होता है जिसमें वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे। और गरीब लोग ज़्यादातर गरीब हो गए और 90% उद्योग जो है निजी हाथों में सौंप दिए गए, जिससे आर्थिक विषमता बढ़ी, खाद्यान्न संकट हो गया, माफिया वर्ग का उदय हुआ और अमीर और गरीब के बीच खाई हो गई। मतलब अमीर और गरीब के बीच ऑब्वियसली खाई बढ़ेगी, क्योंकि अब देखिए जब निजीकरण होगा तो ज़्यादातर किसे फ़ायदा होगा, अमीरों को फ़ायदा होगा, गरीबों को तो फ़ायदा होगा नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, सोवियत संघ का विघटन और शॉक थेरेपी के परिणाम। और शॉक थेरेपी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये चैप्टर आपका इसी वीडियो के साथ होता है कंप्लीट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके गाइस, थैंक यू।